वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं ब्रेन अड्डा। तो गाइस, आज हम क्लास 9th का साइंस के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक होने वाला है एंड इसका मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड और 1 सेकेंड बस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है। सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेल। तो सेल होता क्या है, पता है आपको सेल क्या होता है? लगाइए, आपने पहले भी पढ़ा है, आया दिमाग में? हाँ सही है, मुझे सुनाई दे रहा है, यही है। तो जो आप समझ रहे हैं ना इस समय, वही सेल होता है। सुना है आपने कि सबसे छोटा जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसमें जैसे जो ब्रिक होती है, जो बिल्डिंग होती है उसमें जो ब्रिक होती है, सेम उसी की तरह हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेल होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? सेल होते हैं, है ना। ये बहुत एग्जांपल बहुत सुना सा है। तो इसी के संग स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? एक सेल ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो आपका सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट होता है। सबसे छोटा तो वैसे एटम होते हैं बॉडी की, पार्टिकल, बट ये सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो आपका कैपेबल होता है सारे फंक्शन करने की। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है ये, ओके। अब नाउ इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बेसिक टर्म है ये एक, इसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। किसकी स्टडी को? सेल की स्टडी को। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? ये थोड़े से एक्स्ट्रा टर्म है, इसको एक बार देख लीजिएगा। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन है, क्यों उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम सेल पढ़ते हैं और उसके बाद में ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, जैसे ये एग्जांपल बहुत कॉमन है कि अगर ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका बिल्डिंग ब्लॉक जो पार्टिकल है वो एक ब्रिक है। सेम उसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल है वो होता है सेल। यहाँ तक कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल होता है वो होता है सेल। प्लांट होते हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल होता है सेल, ठीक है, उनका भी बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल होता है सेल। तो ये सब चीज़ आपका बेसिक समझ में आ गया आपको। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब ना सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला, सेल ब्रीथिंग के लिए कैपेबल होते हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल को हम सबसे पहले किस चीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं? हम सबसे पहले सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे आपका यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। 2 तरीके से। यूनिसेलुलर होता है जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जो आपके सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल यानी 1 सेल से जो कंपोज होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका अमीबा हो गया, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन। और कोई एग्जांपल याद आया? आ रहा है। हाँ, पैरामीशियम, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत अच्छा सोचा। फिर है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं जो मतलब बहुत सारे सेलों से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप इस समय जो वीडियो देख रहा है वो ह्यूमन। हम, आपको पता है 3 ट्रिलियन से ज़्यादा सेलों से बने होते हैं। 3 ट्रिलियंस कितना बड़ा नंबर होता है? ट्रिलियंस आपको पता है कितना होता है? 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। इतना ये होता है 1 ट्रिलियन। इतने बड़े नंबर से बने होते हैं। तो हम कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर ये समझा रखा है। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया आपके? तो चलिए आगे चलते हैं।
अब है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल किसने डिस्कवर किया था, ये भी आपको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। 1665 किस ईयर में डिस्कवर किया था, 1665 में। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कैसे डिस्कवर किया था, वो एक बार एक खुद का बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, है ना, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क का पतला सा स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे। एंड उसमें उन्होंने कुछ पोरस स्ट्रक्चर मिले कॉर्क के, जो कुछ हनी कॉम की तरह, हनी कॉम होता है ना ऐसे हेक्सागन की तरह, ऐसे कुछ उन्हें स्ट्रक्चर मिले, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले, ऐसे है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले। तो उन्होंने उसका नाम सेल कर दिया। अब उन्होंने उसका नाम क्यों सेल किया, तो उसका भी है, जो सेल वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड, जो सेल आपका वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड सेल्यूले से आता है। लैटिन वर्ड सेल्यूले से आता है। देखिए थोड़े से सेशन लंबे हो सकते हैं क्योंकि आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा A to Z, एक एक पॉइंट आपका, ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबे हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें पार्टों में लाएंगे। बट आप एक बार आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो सेल्यूला है वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है लैटिन वर्ड का, उसका मीनिंग होता है आ लिटिल रूम। तो इसलिए उन्होंने इस वर्ड से डराइव करके नाम रख दिया उसका सेल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, क्यों उसका नाम सेल रखा गया। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको जैसे दिखाया रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी, हनी कॉम जैसे उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, है ना। कॉक सेल का एक थिन स्लाइस लिया था उन्होंने, जो एक बाग था और सेल भी डेड थे। तो ये 1665 में ये हुआ था। इसके बाद जो सेकंड डिस्कवरी ऑफ सेल में एक बड़ा डिस्कवरी थी, वो थी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक की। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक कौन थे, ये एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, जिन्होंने एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप से क्या किया था, फ्री लिविंग सेल, है ना, जो वाटर में फ्री लिविंग सेल्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया था 1674 में एक अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे। जो एक बैक्टीरिया, मतलब इन्होंने बैक्टीरिया सबसे पहले, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले बैक्टीरिया किसने डिस्कवर्ड किए थे इस टाइप में, ठीक है, सेल्स, तो आप कहेंगे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, रेड ब्लड सेल, स्पर्म, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करी थी। इसके बाद एक चीज़ और, जो सेल है वो उसका जो लिविंग कंटेंट है वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। क्या होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका इसे बना देगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और इसका जो इसका नॉन लिविंग कंटेंट होता है, जिसको आप एपोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें आपकी फाइबर्स, सेल वॉल, ये आपके नॉन लिविंग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोटोप्लाज्म टर्म था वो पुरकिंजी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आती है फोर्थ, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी पब्लिश हुई थी 1838 और 1839 में, और किसने पब्लिश करी थी, एमजे स्क्लेडन एंड थियोडोर सुजन। ये एक दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये लोग दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन करी थी 1838 और 1839 में। तो क्या थी ये थ्योरी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट था, इसमें पोस्टुलेट्स थे। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इसमें पोस्टुलेट्स थे 3। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं एंड उसको आप ऑब्जर्व करके ऐसे प्रूव करते हैं, ओके, तो आपके पोस्टुलेट्स होते हैं। सबसे पहले इनका पोस्टुलेट्स था ऑल लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। सबसे पहले इनका पोस्टुलेट था ऑल लिविंग बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। समझ में आ गया आपको, ओके। सेकंड जो इनका यहाँ पर आपको दे भी रखा, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे पोस्टुलेट्स गिवन हैं थोड़े डिफाइंड वे में, ओके। नेक्स्ट जो इनका पोस्टुलेट था
वो था ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल। ओके, 10 सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट था न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द ओल्ड सेल्स। ओके, और अगर से हम लैटिन में उन्होंने लिखा था तो उन्होंने लिखा था ओमने सेल्यूले ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करते हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब होता है। तो ये जो था सेल्यूले सेल्यूला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये भी सेल थ्योरी का ही पार्ट है, रुडोल्फ विर्चाउ। कब दिया था इन्होंने स्टेटमेंट? चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने ये स्टेटमेंट दिया था। रुडोल्फ विर्चाउ ने बाद में एड ऑन किया था, मेन स्क्लेटन एंड स्क्लेटन नहीं दी थी, बट इन्होंने बाद में एक थर्ड पॉइंट एड ऑन किया था। ओके, तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला है ऑल लिविंग बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। यानी सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सेल पक्का होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर ही होते हैं, सारे के सारे सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडवांस पॉइंट है। ठीक है, अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं और कैटाबॉलिक क्या होते हैं? एनाबॉलिक होते हैं जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ पर ए एंड बी दो केमिकल ऑफ सब्सटेंस है और वो मिक्स हो जाते हैं, ए बी बन जाते हैं। कैटाबॉलिक क्या होता है? जो आपके मतलब डिकम्पोजिशन होता है, ए बी आपके क्या बन जाते हैं? ए प्लस बी। तो एनाबॉलिक का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। अब इसको केमिकली एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आपको नहीं समझ में आए, तो इसको बस आप इतना समझ लीजिए, और वैसे आएगा भी नहीं आपके, बट अगर आप समझना तो समझ सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? दो सब्सटेंस जुड़ते हैं। कैटाबॉलिक में क्या होता है? वो एक सब्सटेंस दो सब्जेक्ट्स में अलग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। थर्ड जो रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था वो था न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द ओल्ड सेल, यानी जो ओल्ड सेल होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे वो दो अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा अमीबा का, एंड कुछ आपने स्पोर्ट्स वाले पढ़े थे, आपने अलग अलग पढ़े थे, है ना? तो वो सारा क्या होता है? वो सेल्स डिवाइड होते हैं। आपके कभी चोट लग जाती है तो आपके सेल्स डिवाइड होते हैं ना, तभी तो आपके वो ऊपर फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से स्किन आ जाती है। तो वही स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। ओके, अब इस जो थ्योरी का एक्सेप्शन था वो था वायरसेस। क्यों थे वायरसेस? क्योंकि ना तो वो लिविंग होते ना नॉन लिविंग होते, क्योंकि जब तक वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे ये होस्ट है और ये एक वायरस है, कोरोना वायरस आजकल बहुत फेमस है, मतलब अब तो चला गया है। ये वीडियो इस समय मार्च में शूट हो रही है, मार्च 2021, और पूरी 2020 कोरोना में ही गई है। ठीक है, तो वायरसेस के एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि वायरसेस बॉडी मतलब जब अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, बट जैसे ही वो एंट्री करते हैं उसके बाद वो लिविंग हो जाते हैं। ओके ओके, अब इसके बाद साइज ऑफ द सेल, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो सेल का साइज होता है वो होता है 20, ये यू का जो साइन है इसको माइक्रो कहते हैं। ठीक है, 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी करीब करीब आपका एक मतलब 1 मीटर है ना, उसको जब आप है ना उसको जब आप आसपास कितना डिवाइड 10 लाख बार जब उसको डिवाइड कर देंगे ना, उसका जो फिर सिंगल पार्ट आएगा उतना उसका रेडियस डायमीटर होता है। ओके ओके, अब इसके बाद जो लार्जेस्ट सेल एनिमल्स में होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, 15 सेंटीमीटर डायमीटर में। एंड जो प्लांट्स में होता है वो होता है एसिडिब्यूरिया, जो होता है 6 to 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर जैसे मेंशन है। ओके,
अब जो लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल्स में वो होता है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो एनिमल्स में होता है वो होता है नर्व सेल, ओके, 1 मीटर तक। और जो प्लांट्स में होता है वो होता है हेम्प फाइबर अप टू 1 मीटर, ठीक है, 0.5 से लेकर 1 मीटर तक, या फिर अप टू 1 मीटर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, सब में सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो होता है पीपीएलओ। स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट सेल। अबे पीपीएलओ क्या होता है भाई? है ना भाई, पता तो होना चाहिए पीपीएलओ क्या होता है। किसी ने सुना है कभी नाम पीपीएलओ? अच्छा एक बात बताओ, आपने एक नाम सुना माइकोप्लाज्मा? हाँ याद आ रहा है ना, माइकोप्लाज्मा सुना है ना आपने, सबसे छोटा सेल। अब ये कहाँ से पीपीएलओ कहाँ से आ गया? तो ना माइकोप्लाज्मा एक तरीके से एक स्पीशीज, मतलब एक कह सकते हैं ना एक ऊपर की कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा। उसके भी जो सब डिवीजन है उसमें ल्यूरोनिमोनिया लाइक के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके क्या होता है, सबसे छोटा, जिसका कितना डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा यहाँ पर हो गया। इसके बाद में अब आता है शेप ऑफ द सेल। जो हम डिफ्रेंशिएट करे थे ना, अभी हमने नंबर के बेसिस पे किया है ना, फिर हमने साइज के बेसिस पे किया डिफ्रेंशिएट। अब हम शेप के बेसिस पे करते हैं, है ना। तो अब शेप कैसी कैसी होती हैं? शेप बहुत तरीके की होती हैं। एलोंगेटेड होती है, इसमें सारी मेंशन नहीं करी है। एलोंगेटेड होती है, डिस्कॉइडल शेप होती है आपकी, डिस्कॉइडल शेप होती है। डिस्कॉइडल किसकी होती है? आपकी आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? जो आपके ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से ऐसे करके यूँ कुछ ऐसे अंदर डिस्कॉइडल। इसको कौन सी शेप कहते हैं? डिस्कॉइडल। ये आपकी शेप होती है। एक आपकी स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड किसकी होती है? मसल सेल की, जैसे आपकी ये है स्पिंडल, मतलब आगे से ऐसे और फिर बीच में से मोटा, फिर ऐसे, ये आपकी स्पिंडल शेप्ड होती है। फिर आपकी ओवल होती है। ओवल आपका एग होता है, ठीक है, एग सेल आपका ओवल होता है। इसके बाद में आपकी ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच कैसे होती हैं? जैसे आपका बोन सेल भी एक तरीके से ले सकते हैं, वरना है ना, जैसे आपका पिगमेंट सेल जो होता है, जो आपका पिगमेंट सेल होता है स्किन का, जो पिगमेंट सेल ऑफ स्किन होता है उसको आप ब्रांच कह सकते हैं, जिसको आप क्रोमेटोफोर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी स्लिपर शेप्ड होते हैं। स्लिपर शेप्ड, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम का आपने देखा होगा, कॉमन है। इसके बाद में आपका है क्यूबॉइडल होता है आपका जर्म सेल। क्यूबॉइडल होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो सेल की शेप होती है वो आपका जर्म सेल। फिर होता है पॉलीगोनल, जैसे आपका लिवर सेल, वो आपका पॉलीगोनल हो जाएगा, पॉलीगोनल, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अच्छा एक बात बताओ, आपका 8th का कैसे कैसे मार्क्स है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। 8th में आपके कैसे कैसे मार्क्स है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसको एक सेकंड। इसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर है। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो कॉज करता है। उसके बाद मल्टीसेलुलर, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और सेल को जो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब क्या होता है देखिए, इसके वर्ड को अच्छे से समझिए, क्या होता है ये प्रोकैरियोटिक और क्या होता है यूकैरियोटिक। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये जो आपका प्रो है ना, इसको समझिए। ये जो आपका प्रो वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। ये आपका प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। और जो आपका कैरियोटिक होता है ना, ये आपका होता है न्यूक्लियस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस का मतलब, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। कैसे न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओके। इसके बाद में होता है आपका यू, यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बट फिर भी ठीक है। इसके बाद में होता है यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है वही सेम न्यूक्लियस, ठीक है।
तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, पुराना न्यूक्लियस। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, चलिए, है ना। और यूकैरियोट होता है इसमें आपका ट्रू असली में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे अब यहाँ देखो, मतलब इसमें हाँ ये दे रखा है, ये न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, कुछ ऐसा कॉइल्ड मटेरियल होता है जिसको हम कुछ न्यूक्लियोइड करके कहते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं लिखा हुआ जो भी है, ठीक है। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनको प्रिमिटिव सेल्स भी कहते हैं, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। साथ में उनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, जैसे मैंने कहा था, इसलिए इनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसलिए हम उनके न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोइड। उनके न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ओके एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन बहुत आता है ना, तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। अब ये इसको छोड़ दीजिए, आपके जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो सेल एक ब्रांच शेप, वो उसके बाद में राइबोसोम, इसमें 70s टाइप होता है। देखिए जो हम यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80s टाइप होता है। राइबोसोम होता है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, सेल ऑर्गेनल, ठीक है, एक सेल ऑर्गेनल होता है, तो वो 2 टाइप के होते हैं, 70s 80s, ठीक है। तो जो 60 + 20 70s, इसको बाद में करते हैं, बस इतना समझ लीजिए, उसमें 70s टाइप होता है एंड यूकैरियोट में 80s टाइप होता है। उसके बाद में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड एग्जांपल है पेप्टोग्लाइकन, किसकी बनी होती है, सॉरी ये पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, इसकी सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, ओके। अब यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, हम भी यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होते हैं, ओके। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। राइबोसोम 80s टाइप होता है, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, 80s 70s क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है फंजाई, सेलुलोज की बनी होती है, ज़्यादातर में काइटिन, ये काइटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसकी इनमें सेल वॉल बनी होती है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो अब इस डिफरेंस को यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो प्लांट सेल होता है ना, आपको तो प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्लांट को कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं करना होता, ठीक है, मतलब प्लांट्स को ना कोई मूवमेंट करना होता, ना कोई खाने की पीने की कुछ सर्च में जाना होता, मतलब ना तो घूमना, वो एक स्टेशनरी होते हैं एक जगह, मतलब जहाँ पर प्लांट उग गया वो फिर वहीं पर रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है ना। जहाँ पर प्लांट उग गया, जैसे ये पेड़ है, तो ये सब यहीं पर फिर जिंदगी भरी जब तक रहेगा जिंदा, जब तक ये इसी जगह पर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते कि पता लगे कि अगले दिन यहाँ पर है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि पता लगे कि फिर अगले दिन यहाँ पर है और अगले दिन फिर पता लगे हमारे बगल में बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो प्लांट्स को ना तो अपने किसी मेट के लिए सर्च में जाना होता है ना, मेट होता है नहीं रिलेशनशिप, मतलब है ना उनको फूड की सर्च में जाना होता, ना उनको अपने शेल्टर वगैरह इसकी किसी सर्च में जाना होता, इसलिए उनको एनर्जी बहुत कम चाहिए, ठीक है, एनर्जी उनको बहुत कम चाहिए, है ना। एक एनिमल होते हैं, एनिमल को इतना सारा घूमना फिरना और इतने सारे काम करने पड़ते हैं, अब करनी पड़ी आपको, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें, है ना। वो प्लांट को तो नहीं करना पड़ा, प्लांट को तो पता, उसके तो जिनोम में लिखा हुआ जो भी उसे करना, उसे कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगानी, उसमें है ही नहीं बुद्धि, है ना, ये बात है। तो इसलिए जो एनिमल सेल होते हैं ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्लांट सेल थोड़े से सिंपलर होते हैं इन सब चीज़ों के उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है, ओके। सेकंड प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं,
प्लास्टिड आप जानते हैं ना, हाँ वही कलर देने वाली। उसका अपना वैक्यूल, वैक्यूल होता है जो फूड स्टोरेज के काम आता है। वो प्लांट में लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है? क्योंकि प्लांट्स का मतलब आपको होता है ना स्टोरिंग फंक्शन, मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि बार बार सर्च करके कहीं से भी मन करेगा उठा के खा लेंगे यार। जैसे हम लोग तो भूख लगेगी तो हम फ्रिज में गए, कुछ ढूंढा या फिर मम्मा से कहा तो मम्मा ने बनाया और हमने खा लिया। ऐसा प्लांट्स के केस में नहीं है, तो उन्हें अपना स्टोरेज रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो वैक्यूल होता है, क्योंकि वो स्टोरेज के काम आता है, इसलिए वो बड़ा होता है। उसके मुकाबले एनिमल सेल्स का जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। जैसे आपका आरबीसी में वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली पेरीफेरल होता है, मतलब बाउंड्री के पास में। पेरीफेरल होता है जो मतलब बाउंड्री के पास में। जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका एक तरीके से ब्रेन होता है। जैसे आपका सीपीयू होता है कंप्यूटर में, ब्रेन होता है ह्यूमन में, ऐसे ही आपका न्यूक्लियस होता है किसमें? सेल में। तो न्यूक्लियस में आपकी सारी केमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह सारी कंट्रोल करता है। और जो एनिमल्स में होता है वो होता है सेंटर में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में लोकेटेड है, ओके। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस और क्लेवेज मेथड, ये भी बाद में, मतलब ये सेल का जो डिवाइड करते हैं, प्लांट सेल कैसे डिवाइड करते हैं, एनिमल सेल कैसे डिवाइड करते हैं, उसके मेथड्स हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोइल भी आपके डिवीजन के काम में आता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है उसमें इसका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब आगे चलते हैं। अब ये प्लांट सेल का एग्जांपल है, फोटो मतलब डायग्राम, ये देख सकते हैं यहाँ पर वैक्यूल पेरीफेरल है ना, ये छोटा सा ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है पेरीफेरल, वैक्यूल बड़ा सा बीच में सेंट्रलिक है ना। अब व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसको एक बार पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ओके। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के, जो पक्का होंगे ही होंगे। सेल वॉल एक्सेप्शनल है, बाकी ये तीन तो होती हैं, ओके। तो आगे करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अगर सेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना? कितना टाइम? कोई बात नहीं, चलो एक बार, बट ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलग अलग सेशंस आएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, आपको कोई डाउट है तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप नीचे पूछ सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हर सेल की, ठीक है। जैसे सेल है तो इसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे अगर ये सेल है, ये सेल है, अरे यार सारे मोटे हो गए, ये सेल है तो इसकी जो एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगी ना, ये आपका क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, ओके। आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है, ओके। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना हर सेल की, ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग। एनिमल्स में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको कहते हैं आप? सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अच्छा चलिए आपको एक मतलब होमवर्क टाइप गूगल बाबा से आप पूछना आपको कि सेल मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर करी थी, ठीक है, और किसने इसका नाम, ये टर्म क्या था, हु टर्म द टर्म सेल मेम्ब्रेन, और ये आपको फिर कमेंट में लिख के बताना है, ओके। अब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन इनर होती है सेल वॉल की, या मैंने आपको बताया था ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर पर यहाँ पर सेल वॉल होगी, मतलब बीच में इतना डिफरेंस होता है आपको समझाने के लिए सिर्फ। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एनक्लोज करता है, उनको बांधता है, ओके। ये लिविंग होता है, डेलिकेट होता है, सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल होता है मतलब कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री अलाउ करता है ना, कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री अलाउ करता है, ओके, समझ में आ गया ये तो। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें आपका एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ओके। तो आपके जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको दो टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो डिफ्यूजन होता है वो आपका होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इस हायर कंसंट्रेशन टू दिस लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम और यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज रीच्ड। देखिए अब क्या मतलब होता है, इसको एक अगर आगे एग्जांपल से समझाया जाए क्या होता है इसका मतलब, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये आगे होगा। ये देखिए आपका ना यहीं पर ही समझाते हैं। जैसे आपका एक सेल है, ये एक मान ली बॉक्स है और ये एक बॉक्स है जो अटैच्ड है। ठीक है, अगर इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें पूरा पानी मैं इसको, ये इसमें पानी भर रहा है, ठीक है, ये इसमें पानी भर रहा है पूरा, और इसमें बीच में थोड़े थोड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। इसमें पानी कम है और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ बीच में ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर यहाँ बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होगा, ये ना जो हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से इस लोअर कंसंट्रेशन पर जो वाटर का मूवमेंट है ना वो शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स हो, यहाँ पर मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, या फिर कोई भी सॉल्वेंट होगा है ना, उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ पर दोनों जगह कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब ऑस्मोसिस क्या होता है, जब ये सेम प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल के संग होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इसको हम ऑस्मोसिस कह देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। अब डिफ्यूजन का क्या क्या काम आता है, आपको पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में या फिर हम ह्यूमंस में भी, वो डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। वो कैसे होता है, जैसे अगर हमारा सेल है, ठीक है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड O2 की कंसंट्रेशन कम है, और बाहर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये जो O2 है ये अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी, जिससे हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, सेम ऐसा प्लांट्स में होता है। ओके, अब आगे करते हैं, आगे का समझते हैं। अब आगे का यहाँ पर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ तक पार्ट 1 आपका कवर हो गया है, पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के संग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स उसका आंसर मिलेगा पक्का। ओके, एंड चैनल को प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। कोई भी आपको, देखिए बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, इतने सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। तो अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे काम, ये देखिए कितने सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बाय।